अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान आज 85 साल की उम्र में इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रवां बरस अगस्त में कोरोना का शिकार हुए थे, जिसके बाद से उन्हें फेफड़ों में तकलीफ का सामना था और आज सुबह उनकी तबीयत दोबारा खराब हुई, जिसके बाद उन्हें इस्लामाबाद के अस्पताल लाया गया मगर वो जाँबर ना हो सके। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पाकिस्तान के लिए गैर मामूली खिदमात की वजह से हीरो का दर्जा हासिल था और उनकी खिदमात की वजह से आज पूरे रियासती एजाज के साथ उन्हें इस्लामाबाद में H8 कब्रिस्तान में सुपर्दे खाक किया गया। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 27 अप्रैल 1936 को भारत के शहर भोपाल में पैदा हुए थे और क़याम पाकिस्तान के बाद अपने ख़ानदान के साथ पाकिस्तान हिजरत की। उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने कराची यूनिवर्सिटी से मेटलर्जी में डिग्री हासिल की, जिसके बाद उन्होंने जर्मनी, हॉलैंड और बेल्जियम यूनिवर्सिटी से मजीद तालीम हासिल की। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हॉलैंड में एक रिसर्च लेबॉर्ट्री में यूरेनियम की सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी से वाबस्ता हुए और जब साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम शुरू किया तो डॉक्टर अब्दुल कदीर ने मुल्क के लिए अपनी खिदमात पेश की। 1975 में डॉक्टर खान जब पाकिस्तान आए तो अपने साथ मुबैना तौर पर सेंट्रीफ्यूज की ड्राइंग्स और ब्लूप्रिंट्स भी साथ लेकर आए थे। अब्दुल कदीर खान ने 1976 में कहूटा में इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉर्ट्री की बुनियाद कायम की, जिसका नाम बाद में डॉक्टर AQ खान रिसर्च लेबॉर्ट्री कर दिया गया। यह इदारा पाकिस्तान में यूरेनियम की अफसूदगी में नुमाया मकाम रखता है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान सिर्फ पाकिस्तान के एटम बम के खालिक ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए 1000 किलोमीटर रेंज के गौरी मिसाइल समेत छोटी और दरमियानी रेंज तक मार करने वाले मुतअद्दिद मिसाइल तैयार किए थे और उसमें उनका अहम किरदार था। उनकी इन्हीं खिदमात की वजह से 1989 में हिलाल इम्तियाज और 1999 में निशान इम्तियाज से नवाजा गया था। मगर मुल्क और कौम के लिए खिदमत के अलावा उनकी ज़िंदगी के कुछ पहलू ऐसे भी हैं जिसकी वजह से उनकी शख्सियत मुतनाज़ा रही है। डॉक्टर AQ खान पर 2004 में गैर कानूनी तौर पर जौहरी टेक्नोलॉजी के फैलाव के इल्ज़ामात लगे। फरवरी 2004 में डॉक्टर AQ खान ने गैर कानूनी तौर पर जौहरी टेक्नोलॉजी की ईरान, लिबिया और शुमाली कोरिया मुंतकली के जुर्म का एतराफ़ किया, लेकिन क्या ये एतराफ़ उन्होंने खुद किया या उनसे करवाया गया, ये सवाल अभी भी अपनी जगह मौजूद है। मगर मुशर्रफ हुकूमत ने कई सालों तक उन्हें इस्लामाबाद में ही उनके घर पर नज़रबंद रखा। नज़रबंदी 2009 में हाईकोर्ट के हुक्म पर ख़त्म हो गई, मगर वो इसके बाद भी हर वक्त सिक्योरिटी के हिसार में रहते थे। डॉक्टर AQ खान पर करप्शन के इल्ज़ामात भी लगे, मगर बाद में परवेज़ मुशर्रफ हुकूमत के अहम तरीन रुकन चौधरी शुजात ने अपनी बायोग्राफी में एतराफ़ किया कि डॉक्टर AQ खान ने एक पैसे की करप्शन नहीं की और ना ही तफ्तीशकारों को कोई बयान दिया। चौधरी शुजात के मुताबिक उन्होंने डॉक्टर कदीर को मुल्क में पैदा होने वाले बहरान के खात्मे के लिए किरदार अदा करने की अपील की थी और डॉक्टर कदीर ने तमाम जिम्मेदारी अपने सर लेकर मुल्क और कौम के लिए पहले से बढ़कर काम किया। इसके अलावा डॉक्टर कदीर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने पाकिस्तान को 2 मरतबा बचाया। पहली बार जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए और दूसरी बार जब उन्होंने जौहरी टेक्नोलॉजी की गैर कानूनी मुंतकली का इल्ज़ाम अपने सर लिया। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने वाले डॉक्टर AQ खान ने सियासत में भी हिस्सा लिया। उन्होंने 2012 में तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान नामी सियासी जमात भी तश्कील की, जिसने 2013 के इंतखाबात में हिस्सा लिया मगर कोई सीट ना जीत सकी। डॉक्टर AQ खान के इंतकाल पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और सर्विसेज चीफ समेत अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलाल भुट्टो ज़रदारी ने भी ताज़ियती पैगाम दिए और उन्हें मुल्क का हीरो करार देते हुए उनकी खिदमात का एतराफ़ किया है। मगर अफसोस की बात यह है कि इनके इंतकाल से पहले वज़ीर आज़म समेत किसी अहम हुकूमती शख्सियत ने अस्पताल में उनकी तीमारदारी नहीं की। डॉक्टर AQ खान की ज़िंदगी के आखिरी 15 बरस जिस हाल में गुजरे हैं वो रियासत के डॉक्टर AQ खान के हवाले से कन्फ्यूजन की अक्कासी करते हैं। आज वज़ीर आज़म इमरान खान समेत तमाम सियासतदान और अफवाज पाकिस्तान ने उन्हें उनकी खिदमत का एतराफ़ किया है और अगर ये सब उनकी खिदमत का एतराफ़ कर रहे हैं तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि रियासत ने उन पर जो इल्ज़ामात लगाए थे, जिसकी वजह से उनको नज़रबंद भी किया गया था, वो इल्ज़ामात वापस क्यों नहीं लिए गए। जिंदा कौमें अपनी तारीख दुरुस्त करती हैं और हमें भी इस मामले की हकीकत को सामने लाना होगा। बतौर कौम हमें यह तय करना होगा कि AQ खान हीरो हैं या नहीं। इस सवाल का जवाब जितना जल्दी मुमकिन हो सामने आना चाहिए। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सोहेल वड़ाइच साहब, जिन्होंने कुछ साल पहले बड़ा तफसीली इंटरव्यू भी किया था डॉक्टर AQ खान साहब का। सोहेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक तरफ तो डॉक्टर AQ खान की खिदमात हैं, पाकिस्तान के दिफा को मजबूत बनाने के लिए उनकी खिदमात है, जिसकी वजह से बेशुमार अवार्ड्स उनको मिले, नेशनल अवार्ड्स भी उनको मिले
और आज उनको स्टेट फ्यूनरल भी दिया गया। लेकिन फिर रियासत की तरफ से ही उन पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने 2004 में गैर कानूनी तौर पे जौहरी टेक्नोलॉजी का फैलाव किया, जिसकी वजह से काफ़ी अरसे तक उनको नज़रबंद भी रहना पड़ा। कैसा देखते हैं आप डॉक्टर AQ खान साहब को? जी देखिए, दुनिया भर में जो एटमी साइंसदान है उनका क्राइसिस ये है कि उनको इंटरनेशनलिज्म और हुब्बुल वतनी का जो एक आपस में कॉन्ट्राडिक्शन है, तजाद या लड़ाई है, उसका सामना करना पड़ता है। इजराइल के साइंसदान हो, चीन के साइंसदान हो, रूस के साइंसदान हो, अमेरिका के साइंसदान हो या पाकिस्तानी साइंसदान, प्रॉब्लम यह है कि जब आप किसी मुल्क के लिए हुब्बुल वतनी के तहत एक एटम बम बनाते हैं या एटमी प्रोग्राम पे काम करते हैं, तो इंटरनेशनल जो दुनिया है जो कि एटमी फैलाव को रोकना चाहती है, वो आपके खिलाफ होती है, आपके पीछे लग जाती है, आपके खिलाफ केसेस होते हैं, आपको फॉलो किया जाता है, आपकी जासूसी की जाती है। तो यही डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का भी अलमिया था कि इंटरनेशनल जो फोर्सेस थी वो उनके इस जुर्म को माफ करने के लिए तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ सवाल यह है कि अगर ये बातें दुरुस्त होती, अगर वाकई डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एटमी तवानाई बेची होती या पैसे बनाए होते, तो हमें वो कहीं नजर आते। उनकी आखिरी जिंदगी को हमने करीब से देखा है, बड़ी सादा जिंदगी गुजारी उन्होंने, बहुत सादा से घर में रहे, कोई उनके पास फंड्स नहीं थे कि जिससे वो अपनी कोई जिंदगी के ख्वाहिशें जो है, बल्कि हुकूमत को उनकी तनख्वाह में इजाफा करना पड़ा, उनकी जो ख्वाहिशें थी वो देनी पड़ी, क्योंकि उनके पास खुद इतने फंड्स नहीं थे कि वो इनसे फैसिलिटेट कर सके। तो प्रोपेगेंडा ज्यादा था, हकीकत कम निकली। डॉक्टर AQ खान ने पाकिस्तान को एक एटमी डेटरेंट बनाने में मदद दी, और ये जाहिर है एक पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए, पाकिस्तान की जो डिफेंस है इसके लिए एक ढाल बन गया वो। और हाँ, बाकी जाहिर है एक दूसरी तरफ एक नजरिया है एटमी फैलाव का, जाहिर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो काबिल कबूल नहीं थे बाहर की दुनिया को, और जाहिर है वो पाबंदियां भी लगती रही। लेकिन ये सारी दुनिया के एटमी साइंसदानों के साथ अलमिया है, ये सिर्फ डॉक्टर AQ खान का अलमिया नहीं था, ये जहाँ भी दुनिया में एटमी साइंसदान, खासकर तीसरी दुनिया के ममालिक के जो एटमी साइंसदान है उनके साथ ही होता है। तो सोहेल साहब, रियासती सतह पे तो हमें कंफ्यूजन नजर आती है, क्योंकि आज वजीर आजम इमरान खान हो या बिलाल भुट्टो ज़रदारी और शहबाज शरीफ, तमाम उनकी जो खिदमात हैं उनका एतराफ़ भी कर रहे हैं, उनको हीरो करार दे रहे हैं। आज उनको स्टेट फ्यूनरल भी दिया गया, लेकिन रियासत ने जो इल्ज़ामात उन पर लगाए थे या उनको नज़रबंद रखा, वो कभी वापस नहीं लिए उनकी ज़िंदगी में। तो आपको लगता है कि अब ये मौका है, रियासत ये कर सकती है कि जो भी उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे उनको वापस लें? देखिए, एक इंटरनेशनल प्रेशर होता है, और हुकूमतें जो है और जो खासकर हुकूमत के अंदर लोग होते हैं उनको उस प्रेशर का भी ख्याल करना पड़ता है। और जाहिर है डॉक्टर AQ खान के बारे में एक प्रेशर था इंटरनेशनल, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और वो यही था कि डॉक्टर AQ खान ने जो एटमी प्रोग्राम था वो क्यों बनाया, और उनका ख्याल था कि इन्होंने ईरान को या बाकी मुल्कों को एटमी राज जो है वो दिए हैं। वो अगरचे इसकी कभी कोई तफ्तीश नहीं हुई, कभी ये पाए सबूत तक नहीं पहुंचा, लेकिन ये जो शक था ये इतना पुख्ता था कि एटमी जो दुनिया की इंटरनेशनल पावर थी वो हमेशा पाकिस्तान पे इस हवाले से प्रेशर डालती रही और शक भी करती रही। और दूसरा ये है कि ये भी एक थ्योरी है पाकिस्तान में बड़ी पॉपुलर, कि पाकिस्तान के बहुत से अवामिल दूसरे भी शामिल थे डॉक्टर AQ खान के साथ, अगर कोई उनका कसूर था इस तरह की चीज़ों में, तो और अवामिल जो हैं उन्होंने तो अपने हाथ धोकर साफ कर लिए, और सारा मलबा जो था वो डॉक्टर AQ खान पे डाल दिया, जो कि सही नहीं था। सही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुहेल बड़ाई साहब हमारे साथ थे, प्रोग्राम में शामिल करेंगे ब्रेक, उसके बाद मजीद बात करेंगे स्टेट पर। वेलकम बैक नाज़रीन। रवा साल जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बजट पेश किया था तो फाइनेंस मिनिस्टर समेत दीगर मिनिस्टर्स ने यह दावा किया था कि अब हम एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, हमारी पॉलिसीज जो है वो सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ पाकिस्तान को लेके जाएंगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इंपोर्ट बिल जो कि पिछले 2-3 माह से $6.5 बिलियन के आसपास है, और जो करंट अकाउंट खसारा $1.4 बिलियन माहाना तक पहुंच चुका है, उसके बाद क्या सस्टेनेबल ग्रोथ पॉसिबल है या नहीं?
और इसीलिए पाकिस्तान के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि जो IMF का प्लान है वो भी जल्दी बहाल किया जाए। इस हफ्ते IMF से स्टाफ लेवल के मुज़ाकरात हुए, लेकिन उसमें अभी तक डेडलॉक बरकरार है और अब शौकत तरीन साहब फाइनेंस मिनिस्टर अमेरिका जाएंगे, जहां पर पॉलिसी लेवल के मुज़ाकरात होंगे। IMF का ये मुतालबा है कि जो टैक्सेशन है, जो टैक्स टारगेट है, उसको बढ़ाया जाए, इनकम टैक्स को बढ़ाकर और सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन को खत्म करके। और दूसरा मुतालबा यह है कि जो सर्कुलर डेट है उसको खत्म करने के लिए पावर टैरिफ में इजाफा किया जाए। लेकिन ये दोनों ऐसे फैसले हैं जिस पर एक सियासी रद्द अमल आ सकता है अगर हुकूमत ने इस पर अमल दरामद किया, क्योंकि अगर पावर टैरिफ बढ़ेंगे तो उससे न सिर्फ बिजली की कीमतों में इजाफा होगा बल्कि महंगाई भी होगी। और इसी तरीके से अगर इनकम टैक्स बढ़ाया जाएगा या सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन को खत्म किया जाएगा तो उससे भी एक आम आदमी की जो इनकम है वो मुतासिर होगी और उसकी जो क़ुव्वत ख़रीद है वो मुतासिर होगी। तो क्या इस वक्त टॉक्स चल रहे हैं और क्या ये मुश्किल फैसले कर लेने चाहिए? इस पर बात करने के लिए हम जुबैर साहब मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। इसके अलावा मुज़म्मिल असलम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो कि तर्जुमान है फाइनेंस मिनिस्टर के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुज़म्मिल साहब, सबसे पहले तो आप बताइएगा कि जो स्टाफ लेवल टॉक्स थे कहाँ पर कंक्लूड हुए हैं? क्या IMF अपने मुतालबात से पीछे हटा है या पाकिस्तान ने IMF के मुतालबात मान लिए हैं? देखिए, नहीं, बात यह है कि अभी जो टेक्निकल लेवल के जो हमेशा से मुज़ाकरात होते हैं वो जो है जाके इस हफ्ते के इख्तिताम पे मुकम्मल हुए हैं और वो जो है काफ़ी अच्छे और गुड नोट पे मुकम्मल हुए हैं। और अपेरेंटली जो है मार्च में जब हमने आखिरी दफ़ा इनसे किस्त ली थी तो उस वक्त कुछ हमने एक्शंस की बात की थी कि हम बजट में लेंगे, जिसमें ये था कि हम कुछ जो है इनकम टैक्स तो नहीं, सेल्स टैक्स की जो चीज़ें हैं पाकिस्तान उसको आहिस्ता आहिस्ता हटाएगा। और उसके अलावा जो है हमने ये बात की थी कि बिजली की कीमतें जो हैं हम जून जुलाई में फिर उसको देखेंगे, बढ़ाएंगे। लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर का जो स्टांस था इसमें यही था कि जब तक ये कोविड का प्रेशर है और कोविड की चीज़ें हैं तो जितना जो है डिले हो सके इस चीज़ में डिले हो। अच्छी खबर ये है कि जो उस वक्त हमने जून में IMF को कहा था कि हम आपको जो आपके अहदाफ हैं आप हमें अहदाफ बता दें, आप हमें तरीका ना बताएं और हम उसको हासिल करके दिखाएंगे। तो जब सितंबर का आखिर हुआ तो जब हम IMF से मिले तो IMF को हमने जो वो तमाम अहदाफ थे, जैसे कि टैक्स का अहदाफ, सबसे बड़ी बात 5,800 अरब का पूरे साल का टारगेट और पहले सहमाही का जो टारगेट है उससे 180 अरब रुपये ज़्यादा कलेक्ट करके दिखाए बगैर कोई नया टैक्स लगाए। आप सबको याद होगा कि बजट में काफ़ी चीज़ें जो है हमने टैक्स की शरह को नीचे कर दिया था। और अभी हमाद अजहर की आपने देखी होगी ट्वीट कि जो पहला क्वार्टर है उसमें जो सर्कुलर डेट है वो 17 अरब पे आ गया है, पिछले साल 85 अरब था। तो ये तमाम चीज़ें जो है जिसने जो है हमें एक स्ट्रेंथ दी है IMF के सामने बात करने की। अब आपको भी पता है कि IMF ने जो है हमें इसके अलावा भी जो है अभी पिछले महीने 2.7 अरब, ये 2.8 अरब डॉलर दिए थे और पिछले साल कोविड में प्रोग्राम के अलावा 1.4 अरब डॉलर दिए थे। अब IMF को जो है IMF कहता है कि जो आपने हमसे वादे किए थे उसके बारे में आप हमें बताएं। तो ये जो अखबारात में चीज़ें चल रही हैं इस वक्त वो मेरा अपना नहीं ख्याल कि वो हकीकत पर मबनी है। बहुत जल्दी अगले हफ्ते जब फाइनेंस मिनिस्टर जा रहे हैं, पहला राउंड खत्म हो गया, पॉलिसी लेवल पे डिस्कशन है, तो आपके सामने आ जाएगा और काफ़ी सरप्राइजेज आएंगे। लेकिन जो टैक्स हदफ है उसको लेके भी उनका एक एतराज़ है ना, वो ये है कि इस वक्त इम्पोर्ट बेस्ड और डेप्रिसिएशन की वजह से आप टैक्स ज़्यादा इकट्ठा कर रहे हैं। जब आप इम्पोर्ट को स्लो करने की कोशिश करेंगे, जो कि हम कर रहे हैं, तो आपका टैक्सेशन में मजीद कमी आएगी। तो उनको लगता है कि ये सस्टेनेबल नहीं है, अनसस्टेनेबल है। देखिए, उनको तो उस पर यह भी लगता था कि पाकिस्तान 4,800 अरब नहीं कर सकेगा और पाकिस्तान की शरह नमू उनको उस वक्त लग रही थी कि 2% है। अब वो खुद 4% की बात कर रहे हैं, अगले साल की भी 4.2% की बात कर रहे हैं। तो उनको बताना पड़ेगा ना, उनके कहने से ठीक है वो कह रहे हैं, लेकिन हमारा भी एक नुक्ते नज़र है और हम अपना नुक्ते नज़र में अभी तक सही हुए हैं और वो गलत हुए हैं। तो ये चीज़ हमें जो है स्ट्रेंथ दे रही है और यही चीज़ इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जब पॉलिसी लेवल पर डिस्कशन होंगे तो शौकत तरीन साहब हैं, ये जो है चीज़ों पे कन्विंस करके एक अच्छा प्रोग्राम देखें। अब आप ये भी चीज़ देख लें कि IMF का प्रोग्राम सिर्फ 1 साल रह गया यहाँ से। ठीक, मैं जरा इस पे जुबैर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। जुबैर साहब, क्योंकि हुकूमत चाहती है कि IMF प्रोग्राम हम मुकम्मल करें और इस प्रोग्राम में हम रहें, जो कि अब नज़र भी आता है कि ज़रूरी, अगर हमने करंट अकाउंट खसारे का चैलेंज हमारे सामने, तो कुछ मुश्किल फैसले IMF लेने का कह रहा है। और जब भी कोई मुंतखब हुकूमत मुश्किल फैसले लेने जाती है तो उनको एक खौफ होता है कि ऑपोजिशन का इस पर क्या रिएक्शन होगा।
तो आपकी जमात और आप क्या समझते हैं कि क्या जो IMF कह रहा है कि हमें टैक्स इजाफा करने के लिए, सस्टेनेबल टैक्स ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि हम इनकम टैक्स को बढ़ाएं, एग्जेम्पशंस ख़त्म करें और साथ साथ हम पावर टैरिफ को बढ़ाएं ताकि सर्कुलर डेट पर काबू पाया जा सकता है? शहजाद, इस हुकूमत की बदकिस्मती ये है कि ये हम चीज़ें बात कर रहे हैं 3.25 साल के बाद। जो मुश्किल फ़ैसले करने का वक्त होता है वो शुरू में होता है, और वो मुश्किल फ़ैसले से फिर आप निकल के आते हैं। अब शुरू में इन्होंने मुश्किल नहीं, स्टूपिड फ़ैसले किए। एक तो होते हैं ना मुश्किल फ़ैसले, डिस्काउंट रेट डबल कर दिया। मतलब आप दुनिया में कोई एग्जांपल उठा के देख लें कि 8-9 माह के अरसे में डिस्काउंट रेट डबल कर देंगे। उसी दौरान 35% तकरीबन डिवैल्यूएशन कर दी। तीसरी चीज़, उन्होंने टैक्स दबा के बढ़ा दिया। चौथी चीज़, उस वक्त भी पावर टैरिफ्स बढ़ा दिए, गैस टैरिफ्स बढ़ा दिए। अब ये 4 चीज़ें अगर मिल के किसी भी बिजनेस एंटिटी पर इसका बोझ आएगा तो हो सकता है उसमें चारों चीज़ों का इफेक्ट ना हो, बट कम से कम 2 या 3 चीज़ों का तो इफेक्ट होगा। सो बिजनेसेस तबाहाल हो गए और जाहिर है सस्टेन करना मुश्किल हो गया। इकॉनमी धड़ाम से गिर गई, जो हमने देखा कि पहले साल में ही 5.8 से 1.9% पर आ गई, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो गई और तमाम चीज़ें। इस हुकूमत का जो तरीक़ेकार है ना, एक तो IMF के साथ हमारी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है, ज़ीरो बल्कि माइनस है। चौथा, फाइनेंस मिनिस्टर जाएगा IMF के साथ नेगोशिएशंस करने के लिए। कैसी क्रेडिबिलिटी हो सकती है कि हर दफ़ा अगर बहरान का शिकार हो आपकी मईशत और आप सिर्फ चेहरा बदल दें और आप कहें कि जी ये अब इनके साथ आप नेगोशिएशंस कर ले। और मैं याद दिलाना चाहता हूँ मुजम्मिल को भी कि ये फाइनेंस मिनिस्टर वो हैं जिन्होंने आज से 4-5 महीने पहले ये कहा था इस हुकूमत की इकनॉमिक पॉलिसीज़ के हवाले से कि बेड़ा गर्क कर दिया। मेरे अल्फाज नहीं हैं, शौकत तरीन के अल्फाज हैं। और वही चीज़ों पर जो चीज़ें मैंने अभी याद दिलाई हैं, चाहे वो डिस्काउंट रेट, इंटरेस्ट रेट डबल करना था, या डिवैल्यूएशन करनी थी, या अपनी टैक्सेशन पॉलिसी थी, कि वो उस वक़्त शौकत तरीन साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जी अगर हम ग्रोथ की तरफ नहीं जाएंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट होंगी, टैक्सेशन नहीं होगी। मैं 1 सेकंड ज़रा मुकम्मल कर लूँ, 1 सेकंड शहजाद मुकम्मल कर लूँ। अभी भी जो इन्होंने कहा कि हमने टैक्स कलेक्शन इतना कर लिया है, तो वो अब इट्स अ नो विन सिचुएशन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि टैक्स कलेक्शन जो उन्होंने किया वो इंपोर्ट ज़ाहिर है 6.5 बिलियन अगर आप पहुंचा देंगे, जिसमें 52% ऑफ द टोटल टैक्स कलेक्शन आपकी वहाँ से आएगी, तो जैसे ही आप इंपोर्ट को कम करेंगे तो आपका मुश्किलात टैक्स कलेक्शन में हो जाएगी। अगर आप PSDP को कट करेंगे, जो कि करना ज़रूरी होगा IMF की कंडीशंस में, तो फिर आपकी ज़ाहिर है डेवलपमेंट नहीं होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं क्रिएट होगी। सो राइट नाउ वी आर इन अ नो विन सिचुएशन एज फार एज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ कंसर्न। जिस दोराहे पर ला के हमें खड़ा कर दिया है, वी हैव नो वे कमिंग आउट ऑफ दिस थिंग। थोड़ा सा मईशत को चलाते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये एक स्ट्रक्चरल इशू रहा है वैसा, लेकिन अगर चेहरा बदलने से अगर वो समझते हैं कि हल हो जाएगा तो वो नहीं होगा। हुकूमत एक तो इस बात पे कॉन्फिडेंट है कि हम अपना टैक्स हदफ जो है उसको अचीव कर लेंगे, और साथ साथ हुकूमत ये भी कहती है कि ठीक है अगर इंपोर्ट बिल ज्यादा है तो हम अपनी एक्सपोर्ट्स को $30 बिलियन से ज्यादा कर लेंगे, रेमिटेंसेस हमारे 30-31 बिलियन से ज्यादा अगर हो जाएंगे तो हम ये जो करंट अकाउंट वाला मामला है इसको भी मैनेज कर सकते हैं। आपको ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है? मुझसे पूछ रहे हैं? मैं पहले आप देखें ना, बड़ा सिंपल सा तकरीबन जी शहजाद एट द करंट रेट तकरीबन $12 बिलियन का है ट्रेड डेफिसिट। तो अगर आप ऐसी मईशत चले तो तकरीबन वी आर टॉकिंग अबाउट 45-48 बिलियन ऑफ ट्रेड डेफिसिट। अब वो पूरा करने के लिए आप तकरीबन 30-32 बिलियन आपके रेमिटेंसेज आ जाएंगी, तो फिर भी देयर इज़ अ ह्यूज गैप दैट विल प्रिवेल। अब वो ह्यूज गैप कहाँ से पूरा करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल है वो होगा। तो अगर इकोनॉमी को स्लो डाउन करते हैं तो जाहिर है तरक्की नहीं होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं होगी, और इतना शॉर्ट पीरियड ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी का मेरा नहीं ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी आया है कि 4-5 महीने का अरसा मिला जिसमें आपने देखा कि इकोनॉमिक रिवाइवल हो रहा है और सडनली द होल थिंग इज स्टार्टिंग टू कोलैप्स। अब बजट के बाद मुजम्मिल साहब जो नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं उसने यकीनन सूरत हाल को ज्यादा पेचीदा कर दिया है जून और मई के मुकाबले में। एक तो इंटरनेशनल कमोडिटी में जो कीमतें बढ़ रही हैं उस वजह से आपका इंपोर्ट बिल भी बढ़ रहा है, डिस्काउंट रेट ऑलरेडी बढ़ा दिया है, कार्बोर बढ़ रहा है, इशारे सारे यही है कि आप टाइटनिंग की तरफ जाएंगे, और अगर महंगाई होती है तो मजीद टाइटनिंग करेंगे तो हम दोबारा एक स्लो ग्रोथ के पीरियड में चले जाएंगे, या आप दूसरी तरफ अगर PSDP को कम करते हैं अपना फिस्कल डेफिसिट कम करने के लिए तो भी आप जो है स्लो डाउन करेंगे इकोनॉमी को। क्या वो जो सस्टेनेबल ग्रोथ के दावे थे वो पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं कहीं से? देखें, बात यह कि सस्टेनेबिलिटी की बात ग्रोथ की पहले कर लेते हैं। जो पिछला साल हमने क्लोज किया 3.94 में,
स्टेट बैंक जो है कह रहा है कि 4.8%, हुकूमत पाकिस्तान भी कह रही है 4.8%, और जो अभी अर्ली इंडिकेटर्स आ रहे हैं जो 4.8% के हैं, अभी उसमें भी ग्रोथ ओवरशूट कर रही है। मिसाल के तौर पे कॉपर बोल रहा हूँ, कॉटन क्रॉप जो कपास कहते हैं, वो 8.5 मिलियन बेल का तखमीना है, और वो जो है इस वक्त 9.4 मिलियन बेल्स जो हैं असेसमेंट्स आना शुरू हो गई हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें कि शुगर केन और ये क्रॉप है दूसरी जो दूसरी साइड आप राइस वगैरह, ये भी बम्पर क्रॉप्स आ रही हैं। तो एग्रीकल्चर अगर मुल्क की अच्छी आती है तो वो वैल्यू चेन प्रोवाइड करती है। आज मेरी एक्सपोर्टर से बात हो रही थी, मैंने उनसे एक्सपोर्टर्स के बारे में बात की, उन्होंने तो मुझे आज एक नई बात कह दी। उन्होंने कहा है कि जो अभी हमारा जो टेक्सटाइल का 1.6 अरब डॉलर आ रहा है, इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ हम $2 बिलियन पे हम अकेले पहुंच जाएंगे। तो ये एक जो है इंडस्ट्रियल साइड के लिए गुड न्यूज़ है। अगर आप देखें इस वक्त तमाम जो इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे सीमेंट है, चाहे ऑटोज़ है, चाहे टेक्सटाइल्स हैं, उनका तो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट का इशू आ चुका हुआ है। इस वक्त वो डिलीवरीज नहीं दे पा रहे टाइम पे, और जो है चाहे वो स्टील है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि सस्टेनेबल ग्रोथ की बात नहीं हो रही, मुझे तो लग रहा है कि एक्सपेक्टेशन से अबव जा रही होगी। लेकिन वो तो आप इस साल की बात कर रहे हैं ना, जब हम बात करते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ तो हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। नून लीग की हुकूमत पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यही तनकीद होती थी कि देखिए करंट अकाउंट खसारा $20 अरब तक हमें भेज दिया, अभी हम 4% की ग्रोथ पे हैं एंड वी आर फोर्सिंग के $12-13 बिलियन का आपका करंट अकाउंट डेफिसिट हो सकता है। तो ये लॉन्ग टर्म में तो सस्टेनेबल नहीं होगा ना। नहीं, मैं देखें, मुस्लिम लीग नून ने एक छोटी सी गलती की थी जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया था। आप हमेशा जब अपने अखराजात बढ़ाते हैं ना तो उसकी फाइनेंसिंग अरेंज करते हैं, या अगर आप कर्जा लेते हैं ना तो उसकी जो अदायगी का ना बफर क्रिएट करते हैं। इन्होंने वन साइडेड खेली थी, इन्होंने जो है ग्रोथ के लिए इन्होंने स्पेंडिंग कर दी थी, और जो है दूसरों के लिए कुछ छोड़ के नहीं गए खजाने में कि वो उसको पे बैक कर सकें। इन्होंने कहा जो आएगा वो संभाल ले। ये हुकूमत का और इनका डिफरेंस क्या है इस सिनारियो को और उस सिनारियो का? दे आर अरेंजिंग फंड साइमल्टेनियसली। $20 अरब के स्टेट बैंक के रिजर्व मजाक बात नहीं है, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुए। और इन्होंने देखा कि जैसे ही इंटरनेशनल प्राइसेस वगैरह पिकअप हो रही हैं तो दे हैव स्टार्टेड टू टेक अ पॉलिसी एक्शंस, जैसे कि एक्सचेंज रेट की साइड आप देख लें, इंटरेस्ट रेट में इन्होंने फॉरन मूव कर लिया है। इंपोर्ट में जो लग्जरी आइटम्स हैं उसमें इंपोर्ट में ना जो है वो इंपोर्ट उसकी कम हो, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ अभी भी फोकस है। ये जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं चाहूंगा इस पे जरा जुबैर साहब रिस्पॉन्ड करें। जुबैर साहब, ये तो एक हकीकत है कि जिस साल $20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था, उस वक्त स्टेट बैंक के अपने रिजर्व सिर्फ $8 अरब के थे, आज उससे कहीं ज्यादा है। और दूसरा वो कह रहे हैं कि जिस तरह का हम बम्पर क्रॉप देख रहे हैं, खासतौर पर कॉटन क्रॉप, और जो एक्सपोर्टर्स बता रहे हैं कि टेक्सटाइल में हम $2 अरब की एक्सपोर्ट्स कर लेंगे माहाना, तो उससे इशारे हमें मजबूत मिल रहे हैं कि हम इस साल भी 4.8% से ज्यादा ग्रोथ करेंगे। बड़ा सिंपल है, देखें, अगर मैं इसका दोनों का जवाब दे देता हूँ। पहली बात तो ये, मुजम्मिल कैन चेक द नंबर्स। जो करंट अकाउंट खसारा है बिल्कुल हम 19 बिलियन पर छोड़ के गए थे, और वो बहुत एक ह्यूज था, और जाहिर सी बात है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मुजम्मिल विल एग्री कि दुनिया की कोई इकोनॉमी ऐसी नहीं होती जिसमें तमाम के तमाम मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हर वक्त पॉजिटिव हों। चैलेंज होता है, कई दफ़ा आपको ऑप्शन लेना पड़ता है। मैंने आज तक पीटीआई के किसी शख्स से ये नहीं पूछा, हमारे पहले 3.5 साल के नंबर्स उठा लें करंट अकाउंट डेफिसिट, दे वर वेरी वेरी रीजनेबल। ठीक है, 4 बिलियन, 3.5 बिलियन, 6 बिलियन ये था। लास्ट 1.5 साल में हमारा क्यों बढ़ा था? और वही तो हम क्वेश्चन पूछते हैं, ये क्या कर रहे हैं? हमने तो बिजली के कारखाने मुकम्मल करने थे। LNG के प्लांट्स कब लगे थे? लास्ट 1.5 साल में लगे थे। तो उसकी प्लांट एंड मशीनरी कब आनी थी? तो उसके लिए जो हमें आउटफ्लो था डॉलर्स का, वो हमारे पास चॉइस थी। हम अंधेरे में रख सकते थे, पाकिस्तान को छोड़ के जाते अंधेरों में, और इंडस्ट्री ठप होकर बैठ जाती, पाकिस्तान के अवाम अंधेरों में बैठे रहते। तो वो एक ना एक दिन पाकिस्तान को सूनर और लेटर वो चैलेंज एक्सेप्ट करना था, और उसके लिए हमारे पास एक बैकअप प्लान था। दूसरी बात जो इन्होंने की है कि हम आशारिये भी करेंगे और करंट अकाउंट डेफिसिट भी नहीं जाएगा। आप आज देख लेना, जैसे ही 4% से इकोनॉमी ऊपर जानी शुरू की है तो आपका ट्रेड डेफिसिट $12 बिलियन है 3 महीने का। तो या तो ये है कि हम कहीं और की बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हमारी जो ग्रोथ थी उसमें जो सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट था, महंगाई हिस्टोरिक लो थी, डिस्काउंट रेट हिस्टोरिक लो था, ग्रोथ हो रही थी,
फिस्कल डेफिसिट हमारा बिल्कुल इनके मुकाबले इनका तीनों साल में 9% के साहब आप हमारे साथ इशू पे हम आइंदा भी डिस्कशन करेंगे। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद जो सिलेक्शन हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की उसमें मुसलसल तब्दीलियां हो रही है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तानी सियासत में अपने दावों, फैसलों और असूलों पर यूटर्न लेना तो आम सी बात है, मगर पीसीबी जिस तेजी से अपने फैसलों और असूलों पर यूटर्न ले रहा है वो सबके लिए हैरत का बायस है। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा और चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने टीम का माइंडसेट बदलने, टीम की अप्रोच, हिकमत अमली और सिम बदलने के बड़े दावे किए, मगर अब T20 वर्ल्ड कप के लिए जिस टीम का हतमी ऐलान किया गया है वो इनके अपने असूलों और माजी के बयानात से बिल्कुल बरक्स नजर आती है। रमीज राजा कौमी स्क्वाड में नौजवानों को मौका देने के हामी रहे हैं। वो चाहते हैं कि टीम जहाराना स्टाइल अपनाए। रमीज राजा चले हुए कारतूसों को टीम में दोबारा शामिल करने के भी शदीद मुखालिफ रहे हैं, मगर अब उनके चेयरमैन होने के बावजूद पुराने खिलाड़ियों को तजुर्बे के नाम पर दोबारा शामिल किया जा रहा है, जो 15-20 सालों से कौमी टीम का हिस्सा रहे, जिसकी वजह से रमीज राजा पर ये उंगलियां उठ रही हैं कि जिस तब्दीली का नारा लगा के वो चेयरमैन बने थे, उन्होंने उस नारे पर यूटर्न ले लिया है। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी क्रिकेट टीम के स्क्वाड पर मुसलसल उंगलियां उठ रही हैं। 6 सितंबर को जब चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया था, उस वक्त आजम खान, आसिफ अली और खुशदिल शाह की सिलेक्शन पर कई सवालात उठे थे, मगर चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा और चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ये कहकर अपनी सिलेक्शन का दिफा करते रहे कि ये बेस्ट टीम है और हम नौजवान खिलाड़ियों के जरिए टीम को जहाराना टीम बनाना चाहते हैं। कहीं दुनिया में इतनी ज्यादा बहस और मुबाहिसा नहीं हुआ है सिलेक्शन और पाकिस्तान टीम को लेके जितना कि यहाँ पे हुआ है। थोड़ा सा आपको एहसास होना चाहिए। मैं समझता हूं कि जो टीम सेलेक्ट की है उसको बैक करें, इसमें बहुत पोटेंशियल है, एक डायरेक्शन भी है फ्यूचर की, इसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है और आप देखेंगे कि रिजल्ट्स अच्छे होंगे। पब्लिक परसेप्शन इस वक्त ये है कि जो वर्ल्ड कप की टीम बनाई गई है वो किसी और ने नहीं बल्कि बैक एंड पर आपने बनाई है। मैं कितनी दफा ये मैंने अभी सवाल का जवाब दिया है ना, इस मतलब सवाल करना क्या आप चाह रहे हैं कि ये खराब टीम है? इम्पैक्ट प्लेयर्स के ऊपर हमारा फोकस था और इस टीम के अंदर जो आपको एक चेंज थोड़ी सी नज़र आएगी कि इम्पैक्ट प्लेयर आपको इसमें ज़्यादा नज़र आएंगे, ठीक है। उसमें आपको शायद उनकी एवरेज कम नज़र आएगी, लेकिन उनका आप कैरियर स्ट्राइक रेट देखेंगे जिसकी आप बात कर रहे हैं तो वो आपको सारे हाई स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैन नज़र आएंगे, चाहे वो आज़म है, चाहे वो आसिफ अली है, चाहे वो खुशदिल हैं। तो मकसूद को आपने देखा है कि ही इज़ अ गेम चेंजर। तो इस टीम में आपको पहले से ज़्यादा इम्पैक्ट प्लेज नज़र आएंगे। जो हमें बेस्ट लॉट लगी है वो इस टीम के अंदर आपको नज़र आ रही है। जो मिस आउट हुए हैं तो ओबियसली इन लड़कों को उन पे एज हासिल थी। रमीज राजा और मोहम्मद वसीम कहते रहे कि ये बेस्ट टीम है और इस टीम को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन सिर्फ 1 महीने बाद जिस टीम को बेस्ट टीम कहा जा रहा था, इसी टीम में कारकर्दगी की बुनियाद पर नौजवान खिलाड़ियों को ड्रॉप करके दोबारा तजर्बेकार खिलाड़ियों को शामिल किया जा रहा है और अब यह दलील दी जा रही है कि टीम को तजर्बेकार खिलाड़ियों की जरूरत है और अब ये हमारी बेस्ट टीम है। अहम बात यह है कि मोहम्मद हफीज तो पहले ही टीम का हिस्सा थे, लेकिन अब शोएब मलिक को भी टीम में शामिल कर लिया गया है, जबकि रमीज राजा खुद माजी में शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज की टीम में शमूलियत के शदीद खिलाफ रहे। जरा सुनिए रमीज राजा माजी में क्या कहते रहे। सिलेक्ट की है, सिलेक्शन का बेस है कि हम और हार बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसी वजह से आपने शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज की वापसी करवा दी। 38 साल के प्लेयर्स जिनका सबको पता है कि इन्होंने अपनी बेस्ट क्रिकेट कब से खेल ली है और T20 लीग्स के लिए ये तैयार होते हैं। पाकिस्तान के T20 सर्किट में इनको वापस ला के आपने इन्वॉल्व कर लिया है और बेस ये बनाया है जी हमें एक्सपीरियंस दिलवाएंगे, ये एक्सपीरियंस के थ्रू हमें मैचेस जितवाएंगे। तो अगर बात एक्सपीरियंस की है तो फिर आप इनको ऑस्ट्रेलिया ले जाते, वहां पे T20 सीरीज खिलाते ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वहां तो आपने यंगस्टर्स को बलि का बकरा बना दिया, यहां पे आपने इनकी वापसी करा दी है। सो मुझे तो समझ ही नहीं लग रही है कि अगर इस बेस के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट चलेगी तो ये कहां तक जा सकती है। रमीज राजा कहते थे कि 38-40 साल की उम्र वाले प्लेयर्स को टीम में शामिल करना ज्यादती है, उनकी जगह नौजवानों को मौका देना चाहिए। इसके अलावा मोहम्मद वसीम भी ये कहते रहे हैं कि सीनियर्स को टीम में सिर्फ उस वक्त सेलेक्ट किया जाना चाहिए जब वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बनने के अहल हों। अहम बात यह है कि टीम सिलेक्शन में और टीम को एक विजन देने में हमेशा जो कंफ्यूजन नजर आती है वो कंफ्यूजन आज भी बरकरार है। 4 हफ्तों में बेस्ट करार दी जाने वाली टीम में बड़ी तब्दीलियां इस बात का सबूत है कि सिलेक्शन टीम को खुद अपनी सिलेक्शन पर एतमाद नहीं है, जिसकी वजह से सवाल पैदा होता है कि जब सिलेक्शन टीम को खुद अपनी सिलेक्शन पर एतमाद नहीं है तो वो टीम में एतमाद कैसे पैदा करेंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए
जिस विजन का दावा किया गया था उसका निफाज कैसे होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर और वन ऑफ द फाइनेस्ट मुश्ताक अहमद। मुश्ताक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मुश्ताक साहब, वर्ल्ड कप के लिए T20 वर्ल्ड कप के लिए एक स्क्वाड अनाउंस हुआ और उसके बाद उसमें हम चेंजेस देख रहे हैं और रिसेंटली जो है शोएब मलिक को इंडक्ट किया गया क्योंकि शोएब मकसूद इंजर्ड हो गए थे। इसके अलावा सरफराज अहमद, हैदर अली और फ़खर जमान को स्क्वाड में शामिल किया गया। कैसे देखते हैं आप पुराने वाले स्क्वाड को और जो तब्दीलियां हुई हैं उसके बाद इस स्क्वाड को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि पहले जो काफी मैंने प्रोग्राम्स में ये बात भी की थी कि जो जब आप टीम को सिलेक्शन कर लेते हैं ना, देन आई थिंक यू हैव टू गिव दैट कॉन्फिडेंस टू द प्लेयर्स कि जी आपके ऊपर रिलाई कर रहे हैं। क्योंकि जब आपकी लोकल डोमेस्टिक फॉर्म के ऊपर जब आप सिलेक्शन के बाद आप चेंज करने की कोशिश करते हैं ना, तो एकदम ये खौफ जो होता है ना लड़कों के अंदर चला जाता है। बीइंग क्रिकेटर मुझे ये पता है कि जब आपको पता होता है कि ना कि शायद मेरी परफॉर्मेंस अच्छी ना हुई, तो जिसकी वजह से आपने देखा होगा जब ये रूमर्स चल रहे थे ना कि शायद चेंजिंग आ जाए, तो जितने भी लड़के ड्रॉप हुए और जो खेल भी रहे थे वो नेचुरल गेम नहीं खेल रहे थे अपना, जो रावलपिंडी में डोमेस्टिक मैचेस हो रहे थे। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि जो सिलेक्शन जो अब हुई है इसमें थोड़ी सी मैच्योरिटी भी आई है जो पहले हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है शहजाद कि हमें जब भी कोई डिसीजन लेना होता है ना, वी शुड बाय सम टाइम और उसको थिंक अबाउट करते हैं और उसको अगर थोड़ा सा डोमेस्टिक क्रिकेट को देख लेते और डोमेस्टिक टूर्नामेंट को देख के अगर फैसला करते तो शायद इतनी चेंजेस ना आती। तो आप समझते हैं कि जो इंडक्शंस किए हैं वो बेहतर हैं, अब ये स्क्वाड बेहतर शक्ल में आपको नजर आ रहा है। लेकिन मुश्ताक साहब ये बताइएगा कि जब टीम अनाउंस की गई थी तो उस वक्त मोहम्मद वसीम जो कि चीफ सेलेक्टर हैं और रमीज राजा जो चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि हमने यंगस्टर्स को सिलेक्ट किया है, हम एग्रेसिव क्रिकेट खेलना चाहते हैं, ऐसे प्लेयर्स को शामिल कर रहे हैं जो कि इंपैक्ट क्रिएट करेंगे और ये बेस्ट स्क्वाड है और आप इसको बैक करें। अब जब चेंजेस किए हैं तो कहा जा रहा है कि हम तजर्बेकार खिलाड़ियों को टीम में शामिल कर रहे हैं और ये बेस्ट स्क्वाड है, आप इसको बैक करें। तो ये एक महीने के अंदर हमारा बेस्ट स्क्वाड चेंज कैसे हो गया? जब आप एकदम फौरन फैसला कर लेते हैं ना, तो फिर आपको पता नहीं चलता है कि हम क्या बात कर रहे हैं। इसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उस कंडीशन को, यूएई की कंडीशन को सामने रखते हुए मेरा ख्याल है ये बेहतरीन स्क्वाड है। इसकी वजह ये है कि वहां पे यू नीड एक्सपीरियंस प्लेयर। वहां पे 160 170 स्कोर जो होगा वो पार स्कोर होगा, जो कि इंटरनेशनल जो ब्रांड चल रहा है वो 200 प्लस चल रहा है 2020 में, क्योंकि विकेटें फ्लैट होती हैं। यूएई की पिचों ने ये आईपीएल के बाद और वर्ल्ड कप के मैचेस के दरमियान काफी ड्राई अप हो जाना है, काफी स्लो हो जाना है। तो आई थिंक स्पिनर का और फास्ट बॉलर का रिवर्स स्विंग का बड़ा रोल होगा। इसको बना पे देखते हुए यू नीड एक्सपीरियंस। जो हम एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं या जो काफी सालों से हम ये बात कर रहे हैं कि हमारी टीम में वो एग्रेशन नहीं है। आप तो खुद इंग्लैंड क्रिकेट के साथ रहे, 2015 से एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया, उनके प्लेयर्स नए आए और एक पूरा मेथड उन्होंने चेंज किया कि हमने एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है। तो हम अगर बार बार पुराने प्लेयर्स पे तो सवाल ये पैदा होता है कि वो नया विजन कैसे आएगा और उस विजन को इंप्लीमेंट करने वाले प्लेयर कैसे आएंगे, क्योंकि इन प्लेयर्स को तो हम काफी मर्तबा आजमा चुके हैं। आई थिंक ओवरऑल देखा जाए कंसिस्टेंसी तो हमारी कन्वर्सेशन में नहीं है, हमारी सिलेक्शन में नहीं है, हमारे प्लेयरों के दरमियान नहीं है। तो फिर प्लेयर के अंदर एक खौफ होता है, वो सेल्फिश खेलने लग जाता है, फिर वो अपने स्कोर का बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं मुश्ताक साहब आप। और जरा मुझे ये बताइएगा कि अगर सेलेक्टर्स को अपनी सिलेक्शन पर एतमाद नहीं है, वो कहते हैं कि ये बेस्ट स्क्वाड है वर्ल्ड कप के लिए, और फिर उस स्क्वाड को वो खुद चेंज कर देते हैं एक महीने बाद, तो फिर वो एतमाद आप प्लेयर्स को कैसे दे सकेंगे जब सेलेक्टर्स को अपनी सिलेक्शन पे एतमाद नहीं है? यंगस्टर्स हैं, उनके ऊपर एक प्रेशर होता है। जितने भी लड़के थे, जो भी मैं नाम एक आजम का निकल, जिसका भी लड़का, जो भी लड़का जब आप सिलेक्ट कर लेते हो, तो जब उसके ऊपर ये आ जाता है मीडिया में कि जी शायद टीम चेंज हो, तो नेचुरली आपके ऊपर प्रेशर बिल्ट अप हो जाता है। आप समझते हो कि यार शायद मुझे ड्रॉप कर लिया, अगर मैंने परफॉर्मेंस ना की, तो आप ज्यादा टेंस होकर खेलते हो। आई बिलीव दैट कि जब आप कोई डिसीजन लेते हो तो उसको ऑन करना चाहिए, और ऑन करने के ऊपर फेलियर और सक्सेस को फिर आपको हैंडल करना। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात करें कि जो फैसले आप करते हैं, जो बात करते हैं, उसको ऑन करना चाहिए। अब रमीज राजा साहब बतौर कमेंटेटर और एनालिस्ट इस चीज पे बहुत ज्यादा क्रिटिकल रहे कि आज भी मोहम्मद हफीज टीम का हिस्सा है, आज भी शोएब मलिक टीम का हिस्सा है, क्योंकि वो कह रहे हैं उनकी 38 साल की उम्र हो चुकी है, उनका जो बेस्ट था वो पाकिस्तान के लिए कर चुके हैं, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब वो चेयरमैन है, तो हफीज तो पहले ही स्क्वाड में थे और शोएब मकसूद की जगह शोएब मलिक को शामिल कर लिया। तो इस चीज पे तो वो बड़ा तनकीद करते रहे कि ये गुजर चुकी है इनकी उम्र पाकिस्तान को खेलने के लिए। आप देखिए, मुझे आई एम श्योर, मैं ये बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूं आपको
कि रमीज भाई को थोड़ा टाइम लगेगा। रमीज भाई दूसरी चीजों को देख रहे हैं। आपने मैनेजमेंट के देखें, बड़े बड़े फैसले हुए, वकार चले गए, मिसबा चले गए, फिर वसीम खान साहब चले गए और 2-3 और रूमर्स आ रहे हैं। इसके बावजूद मेरा आई थिंक मुझे जो लगता है कि रमीज भाई ने अभी फ्रीडम दिया हुआ एज ए चेयरमैन और एज ए क्रिकेटर, मैं ये जानता हूं कि जब वो वर्ल्ड कप के बाद आप देखेंगे कि टीम में भी डिसीजन जो होंगे वो तगड़े होंगे। उसकी वजह है कि एक बंदे का माइंडसेट का पता चल जाता है ना, जैसे आपने कहा है। अभी वो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आई थिंक ही स्टार्ट थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं और मुझे आई एम श्योर अगर हम उनको थोड़ा टाइम देंगे और वो अपने टाइम को अपना पूरा यूटिलाइज करके फैसले करेंगे, बीइंग ए क्रिकेटर, और जितना ब्रांड को वो जानते हैं, जितनी क्रिकेट को वो जानते हैं, रिसेंटली जितना क्रिकेट में इन्वॉल्व है, आई एम श्योर इंशाल्लाह ताला वो अच्छे मशवरों के साथ अच्छे डिसीजन करेंगे। और मुश्ताक साहब, आप कह रहे हैं कि स्क्वाड आपको अच्छा लगता है, बेहतर लगता है, लेकिन जब हम वापस एक्सपीरियंस की तरफ जाते हैं और हफीज़ और शोएब मलिक की यकीनन बहुत सारी खदमात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, लेकिन उनको ड्रॉप किया जाता है और फिर दोबारा उन्हीं को शामिल किया जाता है एक नया विजन इंप्लीमेंट करने के लिए, तो ये क्या साबित करता है कि ये बेहतरीन खिलाड़ी हैं इसलिए उनको दोबारा लेकर आए, या ये साबित करता है कि हमारे पास नए लड़के आ नहीं रहे जो कि परफॉर्म कर सके, जिनको टाइम दे सके, जिनमें टैलेंट नजर आ रहा हो? क्या साबित करता है? क्योंकि आप खुद माशाल्लाह बड़े जबरदस्त क्रिकेटर रहे, आपको पता है कि 20-22 साल उस क्रिकेटर का करियर होता है इंटरनेशनली जो कि एक लेजेंड होता है अपने मुल्क का, और उसके रन्स के अंबार होते हैं, विकेटों के अंबार होते हैं उनके। एक बात देखिएगा जी, 92 की वर्ल्ड कप की मैं एग्जांपल देता हूं, उसमें इमरान भाई और जवेद भाई ये दो ऐसे सीनियर प्लेयर थे। यू नीड सॉलिड पीपल इन योर ड्रेसिंग रूम। अंडर प्रेशर जो होता है ना शहजाद, आपका एक्सपीरियंस और आपकी बेसिक्स आपको हेल्प करती हैं। यंगस्टर्स के अंदर जब आप देखा होगा कि इंजमामुल हक साहब जब वर्ल्ड कप शुरू किया तो 5-6 मैचों में कुछ नहीं किया उन्होंने, इसके बावजूद इमरान भाई उनको सपोर्ट करते रहे। ये यहाँ से होता है कंसिस्टेंट सिलेक्शन के ऊपर कि उनको ड्रॉप नहीं किया, वरना बहुत ज्यादा लोग कह रहे थे उस वक्त को इंजमाम को ड्रॉप कर देना चाहिए था, पर उनको पता था कि ये कभी भी मैच जिता सकता है, इतने कैपेबिलिटी वाला प्लेयर है। तो उसके बावजूद आप जो अभी कह रहे हैं कि आपको एक्सपीरियंस के साथ बड़े टूर्नामेंटों में यूथ चाहिए होती है, ये कम्बिनेशन लीथल कम्बिनेशन होता है शहजाद। इसकी वजह ये बता रहा हूँ, जब भी अंडर प्रेशर जब पाकिस्तान टीम की आएगी ना, तो वेयर यू गो, आप फिर जाते हो एक्सपीरियंस के पास। एक्सपीरियंस जब लड़के होते हैं वो फिर जैसे शुएब है, हफीज है, ये फिर क्या करते हैं कि फिर अपने आप को उस सिचुएशन में टीम को संभालने के टाइम देते हैं। तो आई थिंक ये आपकी एक बात तो बिल्कुल दुरुस्त है मुश्ताक साहब कि उस वक्त इमरान खान का, जावेद मियां साहब का एक्सपीरियंस था, आज शोएब मलिक हफीज का एक्सपीरियंस है, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ साथ इमरान खान साहब और जावेद मियां साहब की जो क्रिकेटिंग एबिलिटीज है, जो उनका करियर था, उस पर कोई सवाल नहीं था, वो ड्रॉप नहीं होते थे, वो लेजेंड्स थे पाकिस्तान के। क्या उनको कंपेयर किया जा सकता है मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक के साथ? देखिए, हर बंदे का कैलिबर डिफरेंट होता है। अभी पहले सवाल में आपने शहजाद बड़ी अच्छी बात की थी कि ये इन्होंने टन ऑफ रन्स अंडर द बेल्ट, ये हफीज के और शोएब मलिक के, तो आपने ये खुद ही पहले क्वेश्चन में कहा ना कि इनके पास इतने रन्स हैं। तो जो आजकल की क्रिकेट के मुताबिक तो इनकी 2020 की परफॉर्मेंस तो तगड़ी है बाकी लड़कों से। तो आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये ड्रॉप क्यों हो जाते हैं हमारे सीनियर प्लेयर, फिर वापस उनको क्या ले जाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए कि ये हमारे पॉलिसी हमें क्लियर नहीं है क्या, हमें पता नहीं कि हम किस डगर में जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक के साथ मौजूद थे, कह रहे थे कि अब जो चेंजेस की गई हैं उसके बाद ये स्क्वाड ज़्यादा बेहतर है। उम्मीद करते हैं कि जिन खिलाड़ियों को टीम में चूज किया गया है उनकी कारकर्दगी बेहतरीन हो और उनकी बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से पाकिस्तान अगला T20 का वर्ल्ड कप जीत सके। आज के प्रोग्राम में इतना ही, शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।